हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपकी द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम रोज द हिंदू एडिटोरियल में आने वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एयरफोर्स इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस क्लास में हम अपनी एनालिटिकल एबिलिटी, समीक्षा शक्ति बढ़ाने में काम करते हैं और प्लस हमें एक जो बच्चे हिंदी वाले होते हैं उनके लिए भी आसान हो जाता है इस क्लास से सीखना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में ही द हिंदू एडिटोरियल के टॉपिक आते हैं और द सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर और सबसे बेस्ट पॉइंट दिए जाते हैं और इसी में हमें करना होता है ताकि हमारे पीसीएस ये सब की तैयारी हो सके। दोस्तों, ये क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बहुत सारे आर्टिकल्स में से कौन कौन से आर्टिकल करेंगे। देखिए, सबसे पहला ये आर्टिकल तो है जो बीज होते हैं, सीड जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, ये उसके ऊपर जो बिल है ये उसके ऊपर वार्ता करेंगे। दूसरा इसके ऊपर मैं बताता हूं अभी। देखिए, जो आरबीआई अपना पॉलिसी रेट कट करती है, रेपो रेट कह देती है, पॉलिसी रेट को जब कट करती है तो ब्याज की दरें ऊपर नीचे होती हैं और महंगाई ऊपर नीचे होती है। तो इसके ऊपर उन्होंने सोचा है कि बजट आने पर हम कम करेंगे। बस सारा आर्टिकल इसी के अराउंड घूम रहा है। यह है दोस्तों ईरान के ऊपर आर्टिकल। देखिए, इसमें क्या बात की गई है कि ईरान के लोग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो इस पर इन्होंने बात की है कि अभी ईरान में 2018 में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अभी फिर कहीं ना कहीं अनरेस्ट चल रही है और ऊपर से लेके आगे से लेके पीछे तक सभी के सभी जितने भी प्रोटेस्ट ईरान में आज तक उठे हैं, ये सारा आर्टिकल उसके ऊपर है। मुझे लगा नहीं कि उतना रेलेवेंट है, अगर आप करना ही चाहते हैं तो कर लेंगे। और ये दोस्तों आर्टिकल है अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर। कुछ डायमेंशंस को एक साथ किया गया है, जरा देख लें। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्लास शुरू होती है इस सीड वाले बिल से, तो जरा देख लें। एक सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास शुरू होती है यहां से। देखिए, बात हुई है कि जो नया सीड बिल आया है, बीज का जो बिल लेकर आया गया है, उसमें ये कह रहे हैं कि किसानों के हितों के खिलाफ है। ठीक है दोस्तों, अब देखें कैसे कह रहे हैं कि आफ्टर पासिंग थ्रू एटलीस्ट 2 वर्जन्स, मतलब सीड बिल 2019 अभी पार्लियामेंट के अंदर विचारों में चल रहा है। अर्लियर जो इसका वर्जन था 2004 का और 2010 का, उसने बहुत ज्यादा गर्म डिबेट को खींचा था। ठीक है, अभी कहते हैं द प्रेजेंट वर्जन होगा, वो भी कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है। 1994 में, अब यहां पे वो बात करेंगे किस प्रकार से। देखिए, वो कह रहे हैं 1994 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको कहते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन किया था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और 2002 में इंडिया ने एक और ज्वाइन किया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स। वो कहते हैं बोथ, चाहे ट्रिप्स हो चाहे यूई वो लेड करता था न्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो प्लांट वेराइटीज के ऊपर थे। ठीक है, उसके कानूनों को जो मेंबर कंट्री को इंट्रोड्यूस करनी होगी रिस्ट्रिक्शंस कि उसके ऊपर फ्री यूसेज ना किया जा सके, फ्री में एक्सचेंज ऑफ सीड्स ना किया जा सके। ठीक है दोस्तों, यहां पे बात करते हैं बैलेंसी कॉन्फ्लिक्ट एम। जो ट्रिप्स और यूपीओवी एक तरह के काउंटर की तरह काम करते हैं दूसरे अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर। उसकी बात शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि प्रोवाइड करता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए फार्मर्स की, चाहे अगर आपको जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करना है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट, जो बेनिफिट है वो कि फेयरली, इक्विटेबली, बराबर रूप से किसानों और सबके बीच में बंटना चाहिए। और 2001 में जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिकली रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर साइन किया गया, वो ये फार्मर्स के राइट को रिकॉग्नाइज करती है, जिसमें उसको राइट है सेव करने का, यूज करने का, एक्सचेंज करने का और सेल करने का फार्म में जो सेव किए गए सीड होते हैं किसानी जगह पर। ठीक है दोस्तों,
नेशनल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करे। एज इंडिया वॉज, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है ट्रिप्स का, यूपीओवी का, और साथ में सीबीडी और जो दूसरा आईटीपी जीरफा का, इसमें वो कहते हैं कि एनी इंडियन लेजिस्लेशन हैड टू बी लाइन विद ऑल, कोई भी भारत का कानून आए उसको सबके साथ लाइन में रहना होगा। क्या था? इट वॉज दिस डेलिकेट बैलेंस दैट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 लाया गया। ठीक है दोस्तों, जो ये एक्ट था रिटेन करता था मेन स्पिरिट ऑफ ट्रिप्स की। आईपीआर को एज एन इंसेंटिव देखा गया टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए। ठीक है, एक्ट को देखिए, आईपीआर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई नई चीज इजाद की है जो दुनिया में थी नहीं, तो मैंने इजाद की, मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, मैंने टाइम व्यर्थ किया, तो जब मैं उस चीज को बना के बेचूंगा तो वो मेरे पास ही उसका फायदा होना चाहिए ना, कुछ एक पीरियड तक को तो सही, मतलब 10 साल या 12 साल। तो ऐसा करके उसको आईपीआर कह देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कह देते हैं कि ये मेरा ही हक है इसके ऊपर पैसा कमाना इतने समय तक, बाद में जो मर्जी करो। वो कहते हैं एक्ट ने ये भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट किया फार्मर्स के राइट को। ठीक है, हालांकि ये 3 तरह के रोल रिकॉग्नाइज करता है, कल्टीवेटर का, ब्रीडर का और कंजर्वर का। कल्टीवेटर, फार्मर एक कल्टीवेटर है, ब्रीडर के तौर पर भी फार्मर को देखा गया, लेकिन कंजर्वर के तौर पर फार्मर एंटाइटल थे रिवार्ड के लिए नेशनल जीन फंड में से। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट कहती है जो न्यू सीड बिल था वो नेसेसरी था, जरूरत था, किसके लिए? एनहांस करने के लिए। जब समझिए गेम शुरू होती है कि वो जो सीड बिल है वो सीड रिप्लेसमेंट रेट को इंडियन एग्रीकल्चर में बढ़ा देगा, मतलब कि जो नए सीड, नए बीज और पुराने चलते आ रहे बीज को बदल देगा। जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गए सीड वैरायटी के, इनफोर्स रजिस्ट्रेशन होगा सीड प्रोसेसिंग का। यहां पे वो कहते हैं कि जो गोल्स आर इंडीड वर्थी, वो कहते हैं कि जो ये शिफ्ट होगा फ्रॉम फार्म सेव्ड सीड, मतलब कि किसान के पास जो बीज पड़े हैं उससे, दूसरी तरफ जो कंपनियों द्वारा सर्टिफाइड सीड बेची जा रहे हैं वो एक तरफ से रेस करे, बढ़ा देगा रिप्लेसमेंट रेट को। इससे ज्यादा फायदा कंपनियों को होने वाला है, किसान को इससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। हालांकि होना इस प्रकार से चाहिए था कि पॉलिसी को इस प्रकार से बनाया जाए और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि किसान जहां पर जाके खरीदे, ना कि फोर्सफुली हो। लेकिन यहां पर फोर्सफुली हो रहा है काम, किसानों के साथ तो ना हमेशा ही गलत किया जाता है, बहुत गलत बात है। यहां पे कहते हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एक सरकारी संस्थान भी हैं जो कि ये तय करेंगे कि हाँ इन सीड्स का, इन बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कंपनी द्वारा दिए गए होंगे, जो कि गलत है। हालांकि वो कहते हैं कि 1980 में इंडिया पॉलिसी को इनकरेज करती थी, इंडिया जो पॉलिसी इनकरेज करती थी कि प्राइवेट सीड कंपनी को ज्यादा बेनिफिट हो, और उसमें फॉरेन शेयर ज्यादा होता था, कम से कम 50% से ज्यादा ही होता था। ठीक है, ये फर्म क्या करती थी, ये कंपनियां क्या करती थी, ये कहती थी कि डिमांड करती थी कानून में चेंज करने की। जो बीज के कानून थे वो चाहते थे कि प्राइस को डीरेगुलेट किया जाए, मतलब वो मनमाना प्राइस रख सकें, फ्री इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट के लिए हो, फ्रीडम हो सेल्फ सर्टिफिकेशन की। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हो, फार्मर्स को रोकदाम हो कि वो बीजों को इस्तेमाल ना करे जो उनके पास पिछले सीजन के पड़े हैं, मतलब फार्मर्स के साथ ही बुरा करना है लोगों ने। तो 2014 से 2019 तक जो प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट थे वो कहीं ना कहीं फॉर्म होते रहे, तो सीड बिल आया। रिजल्ट ये हुआ डिजायर ऑब्जेक्टिव में कि अब सीड रिप्लेसमेंट रेट बढ़ेगा। ठीक है, हैव बीन मिक्स्ड अप विद एन अर्ज टू काउंटर एंड प्रोटेक्ट द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, मतलब कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज के इंटरेस्ट को ही बचाया जाएगा। प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन है, वो कह रहे हैं कि आई शैल हाईलाइट 6 एग्जाम्पल वेयर द बिल डिस्पाइट रिवीजन कंटिन्यूज टू टिल्ट अगेंस्ट फार्मर, कि वो कहते हैं कि ऐसी 4-5 मैं तर्क दूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो ये कानून है ये किस तरीके से किसानों के खिलाफ है। पहला, सीड बिल इंसिस्ट ऑन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड। ठीक है, कि मतलब कि सीड बिल कहता है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जो भी बीज हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो PPVFR एक्ट कहता है कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रिजल्ट उसका ये निकलेगा कि मैनी सीड्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, अंडर द सीड बिल बट मे नॉट अंडर द
इसका ये होगा कि सीड वैरायटी जो डेवलप की गई होगी ब्रीडर द्वारा, ड्राइव की होगी ट्रेडिशनल वैरायटी से, वो हट जाएगी। जो ब्रीडर होगा उसको एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट मिल जाएगा उसके पैसे कमाने का, और इसका कोई फार्मर्स को कोई बेनिफिट शेयरिंग मिलने भी नहीं वाला है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। और दूसरा ये होगा कि ये भी जो ये एक्ट बनाया गया है उसके द्वारा कि जो भी एप्लीकेशंस होंगी रजिस्ट्रेशन की, वो कंटेन करेंगी कंप्लीट पासपोर्ट डाटा फॉर पेरेंटल लाइंस ऑफ सीड, मतलब पूरी की पूरी डिटेल देगी वो कहां से उसका सीड मिला, कहां से उसके जेनेटिकल लिए, और ये भी लिखा जाएगा कि इसमें फार्मर्स की क्या कंट्रीब्यूशन थी। ये अलाउ करेगा कि हम बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके कि ये फार्मर बेनिफिशियरी है और बेनिफिट को शेयर कर सके। लेकिन सीड बिल इसके बिल्कुल खिलाफ है, वो कोई इंफॉर्मेशन की डिमांड ही नहीं करता फार्मर्स के रिलेटेड, तो फार्मर्स को बेनिफिट कहां से मिलेगा। तीसरी बात होती है इस कानून की कि जो बेस्ड ऑन आईपीआर है लाइक ब्रीडर्स राइट, वो ये अलाउ ही नहीं करता री रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड्स, ठीक है, आफ्टर द वैलिडिटी ऑफ पीरियड। पर सीड बिल कहता है इसके ऊपर बेस्ड ही नहीं है, मतलब प्राइवेट सीड कंपनियां क्या करेंगी, एक ही सीड को बार बार रजिस्टर करती जाएंगी और उसका बेनिफिट लेती जाएंगी, ठीक है। अब चौथा आता है कि जो वेग प्रोविजंस फॉर रेगुलेशन ऑफ सीड प्राइस है वो अपीयर इन द लेटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ द सीड बिल। ये अपीयर होता है कि नाइदर सफिशिएंट नॉर क्रेडिबल, कि जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा सीड प्राइस के ऊपर हैज बीन ए इंपॉर्टेंट डिमांड रेज बाय फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि देखिए यहां पे वो कह रहे हैं कि जो सीड का प्राइस है, जो बीजों का प्राइस है, वो पहले सरकार द्वारा तय किया जाता था। अब अगर उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, संचय नहीं होगा, तो प्राइस जब मनमाना होगा। हालांकि वो कहते हैं कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं डिमांड अगर ऑफिशियल बॉडी करेगी, जो सीड प्राइस होगा, रॉयल्टीज होगी, उसको रेगुलेट किया जा सकेगा, ठीक है। अब पांचवी बात ये करते हैं कि देखिए अगर ये एब्सेंस होगा, फिक्स किया नहीं जाएगा प्राइस बीजों का, वो कहीं पे कोई भी प्राइस वसूलेगी तो किसानों के साथ फिर बुरा। पांचवी बात वो इस प्रकार से कहते हैं कानून में क्या है कि अगर रजिस्टर्ड वैरायटी फेल हो जाएगी अपनी परफॉर्मेंस देने में, फॉर एग्जांपल अगर कहा है कि आप 100 बीजों का इस्तेमाल करेंगे, अगर 100 बीजों से आपको 100 टन का फसल मिलती है, लेकिन वो 100 टन की बजाय 10 टन ही रह जाए या फिर 10 टन भी ना रहे, तो वो जब फेलियर होगा, बर्बाद होगी फसल, तो पैसे कौन देगा। तो यहां पे वो बात करते हैं कि सीड बिल इसको भी डिल्यूट करता है, और जो कंपनसेशन की बात करता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आती है। और बताइए जो गरीब किसान होगा वो कहां कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कोर्ट में धक्का खाता रहेगा, जो कि उनके फेवरेबल ही नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स उनके सामने आने वाली हैं। और सीड बिल कहता है कि फार्मर एलिजिबल होगा कंपनसेशन के लिए अगर प्लांट वैरायटी फेल हो जाए। देखिए यहां पे इन्होंने एक टेक्निकलिटी फंसा दी है, जरा समझिए। वो कह रहे हैं कि अगर प्लांट पौधे की वैरायटी खत्म हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है, गिवन अंडर सच कंडीशंस, गिवन कंडीशंस। अब यहां पर जो कह रहे हैं ना गिवन कंडीशंस, अब कह रहे हैं कि जो किसान की फसल बीजने के वातावरण ये सब की अगर गिवन कंडीशन को डिफाइन करने की बात की जाए ना, तो उसको डिफाइन तो किया ही नहीं जा सकता। अगर डिफाइन ही नहीं किया जा सकता तो काहे का कंपटीशन। तो हर तरफ से बेचारे किसान को ही मारना चाहती है सरकार। ये बात तो बहुत गलत है। तो दोस्तों मैं तो वही बोलूंगा कि किसानों को आगे खड़ा होकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। द वे हेड ये आता है, गिवन द इनहेरेंट नेचर ऑफ सीड, फार्मर फ्रेंडली पीस ऑफ सीड लेजिस्लेशन आर डिफिकल्ट टू फ्रेम एंड एग्जीक्यूट। वो कह रहे हैं कि जो किसानों के फेवर में होगा कानून, उसको डिफिकल्ट है बनाना और पास करना, लागू करना। पर्टिकुलरली क्यों, प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस शिफ्ट हो रहा है, सीड रिसर्च बढ़ रहा है, तो यही सब बात है। जो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर का नेचुरल इंसेंटिव मिल रहा है इससे फोकस करने से, अगर वो हाइब्रिड की तरफ जाते हैं, हाइब्रिड सीड्स की तरफ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। बड़ा ही मतलब किसानों को तो बर्बाद करने वाला आर्टिकल है। मतलब ये कानून, इस कानून के किसानों के फेवर में होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बात तो गलत है। किसानों को कुछ हक तो मिलना ही चाहिए। अब आता है अगला आर्टिकल, लेसन फ्रॉम अंबेडकर। अंबेडकर जी से हमें क्या सीखने को मिलता है। यहां पे वो कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी अपनी 63वीं डेथ एनिवर्सरी पर फिर याद किया गया, उनके प्रिंसिपल्स को याद किया गया।
वो वह व्यक्ति थे जिनकी वजह से हमें संविधान मिला, इतना कुछ इस प्रकार का। अंबेडकर जी विजिलेंट फाइटर थे, ठीक है, वो दलितों के साथ जो बुरा हो रहा था उसके लिए लड़ रहे थे। उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उसका गोल था कि दलितों को इतना एम्पावर और सशक्त किया जाए, ठीक है, और उनकी कंडीशंस को बदला जाए। और वो कहते हैं कि जो अपर कास्ट हिंदू थे उनके साथ बराबर खड़ा किया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं कि इट वाज इन परस्यूट ऑफ दिस गोल दैट इन द अर्ली 1930s, मतलब 1930 के शुरुआत में जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई फॉर दलित। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? देखिए, जो अंग्रेजों के राज में 1930 में अंग्रेजों के राज में सभी को एक तरह की वोट मिलने का अधिकार था। जैसे इस प्रकार क्या होता है कि एक जगह तय कर दी जाती है तो उसमें केवल दलित ही खड़ा हो सकता है, चाहे कोई अपर कास्ट हिंदू हो, चाहे लोअर कास्ट हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो इसी को वोट कर सकता है। मतलब अगर दो व्यक्ति खड़े होंगे तो दोनों के दोनों दलित ही होंगे। उसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, दलितों के लिए तैयार किया गया। यहाँ पे वो कहते हैं कि डिमांड कर ली गई एक्सेप्ट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा, ठीक है। उसके अंतर्गत उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया 1932 में, ठीक है, जिसके अंतर्गत 18% सीट दे दी गई टोटल सीटों में से इनको सेंट्रल लेजिस्लेचर में, और 71 सीट दे दी गई प्रोविंशियल मतलब स्टेट की विधानसभाओं में, ठीक है, जो कि केवल और केवल दलितों के लिए होगी। अगर दो कैंडिडेट खड़े होंगे दोनों दलित ही होंगे, कोई अपर कास्ट हिंदू नहीं होगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो अंबेडकर की जो ये सक्सेस थी अंबेडकर जी की, वो थोड़े टाइम के लिए ही रही। महात्मा गांधी ने फास्ट रखा, अपना व्रत रखा डेथ तक, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हटाया तो ये हटा दिया गया। अंबेडकर जी इस बात पर राजी हो गए कि जो इंक्रीज किए जाएंगी नंबर ऑफ सीट जो कि रिजर्व होगी दलित के लिए, और अपर कास्ट हिंदू भी उनको वोट डालेंगे। अंबेडकर जी को बाद में अपनी इस बात पे पछतावा हुआ जब उनको ये रियलाइज हुआ कि जो डिस्पैरिटी थी, नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स थे बिटवीन कास्ट हिंदू और दलित, वो भी बहुत बड़ी डिस्पैरिटी थी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि गांधी जी और अंबेडकर हालांकि अनटचेबिलिटी के, छुआछूत के खिलाफ थे, पर गांधी जी कुछ अलग प्रकार से खिलाफ थे और अंबेडकर जी कुछ अलग प्रकार से खिलाफ थे। गांधी जी कहते थे कि हरिजन, उनके लिए हरिजन का मतलब था भगवान के बच्चे, ठीक है। इन ऑर्डर टू उन ये राजी करना कि जो अपर कास्ट हिंदू थे उनको उनके साथ पक्षपात करने से रोका जाए। हालांकि ये चीजें बहुत कम हुई हैं। भीमराव अंबेडकर जी पैट्रन थे, टर्म थे, ही यूज्ड टू नॉमेनक्लेचर दलित बोथ टू डिस्क्राइब। अब कहते हैं कि इन दी सेकंड हाफ ऑफ 1930s अंबेडकर कंसीडर्ड द मुस्लिम लीग एज ए पोटेंशियल एली। 1930 के बाद अंबेडकर जी ने अपना मुस्लिम लीग को अपना एक गठबंधन दोस्त माना राजनीति में। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर मुस्लिम और दलित साथ मिलकर काम करें तो हम कास्ट हिंदू से फाइट कर सकते हैं। हालांकि बाद में ये बात भी उनको रास नहीं आई, क्योंकि मुस्लिम लीग में लाहौर रेजोल्यूशन में मार्च 1940 में सेपरेट मुस्लिम्स मेजॉरिटी स्टेट मतलब अलग देश की मांग कर ली थी, ठीक है। तो यहां पर दलितों के हितों की दो तरह से हनन हो सकता था, जो कि अंबेडकर जी ने पकड़ लिया। पहला उनका था कि अगर कोई मुसलमान देश बन जाता है तो वो बहुत ही बुरे तरीके से मतलब एक तो मुसलमान देश बन जाएगा और एक हिंदू देश बन जाएगा। मतलब उनको ये था कि एक मुसलमान देश बन गया तो जो कास्ट हिंदू अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे, और दूसरा इनको ये था कि अगर वो उनको अपना देश नहीं मिला और मुस्लिम लीग यहीं पर रह गई तो अगर दो चीजों में बंटवारा होगा तो वो कास्ट हिंदू में होगा और मुस्लिम लीग में होगा, तो दूसरे वर्ग जैसे कि दलित बच्चे उनको तो मिलेगा ही कुछ नहीं। तो यहां पर बात करते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हुई, पीस हुआ, कांग्रेस के साथ लीडरशिप के साथ मिले, तो दलित के राइट्स के लिए वो आगे आए। ही बिकम वो लाइक लॉ मिनिस्टर बने, चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के। उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी कैबिनेट से 1991 में वो, ठीक है। उसके बाद आती है टुडे प्रॉब्लम टुडे, आज की प्रॉब्लम क्या है। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर अंबेडकर जी का डेवोल्यूशन था दलित लोगों को एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए, वो आज भी चल रहा है और बढ़ रहा है। दलित अवेकन इज रिप्रेजेंटेड इन स्टूडेंट एक्टिविज्म ऑन यूनिवर्सिटी, मतलब जो दलित की हितों की रक्षा है वो स्टूडेंट लेवल पर भी जिंदा है यूनिवर्सिटीज कैंपस में, ठीक है। 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती है दैट कंटिन्यू टू बी डेविल दलित एक्टिविज्म। दलित एक्टिविज्म को 3 तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहला, दलित
इंट्रा दलित डिफरेंस, मतलब दलितों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, कास्ट का, उनके बीच में कास्ट, कास्ट के बीच में कास्ट, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देती है दलितों को एम्पावर करने में, ठीक है। दूसरा है, वो कहते हैं कि इंट्रा दलित डिफरेंस मेड ऑन सब कास्ट अलाउ फोर्सेज अपोज दलित एम्पावरमेंट टू डिवाइड दलित एंड डिनाई, मतलब दलितों को भी आपस में डिवाइड हो रहा है क्योंकि कास्ट के अंदर कास्ट, कास्ट के अंदर कास्ट। दूसरी आती है कि इंटरपर्सनल राइवलरी अमंग दलित पॉलिटिशियंस, जो दलित पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा कि जो इनएबिलिटी होती है दलित लीडरशिप की टू स्टिक विद देयर नॉन दलित एली, मतलब किसी नॉन दलित के साथ जुड़े रहना की उनके जो लीडरशिप की होती है इनएबिलिटी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल एडवर्सिटी। वो कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न फ्रॉम अंबेडकर, अगर अंबेडकर जी से हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं कि रिपीटेड एसोसिएशन इज दैट अनलेस दे रिमाइंड यूनाइटेड, मतलब दलित विल बी डिनाइड देयर ड्यू शेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार होना चाहिए, जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए हर व्यक्ति को बराबर कंपटीशन का, किसी को भी धर्म, जात या पात के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। हम सब एक ही हैं, एक ही मालिक की संतान है, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो यही समझता हूँ। तो दोस्तों बस यहीं पर हमारा खत्म होता है, और जो ईरान वाला है मेरे को लगता नहीं करने की जरूरत है, ना ही आपको बेनिफिशियल होगा। बस कुल मिलाकर बहुत सारी अनरेस्ट हुई थी, बहुत सारे अंदर प्रोटेस्ट उठे थे, उनके खिलाफ बात की गई है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी एग्जामपुर की ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, और हमारी सस्ती दरों पर जो बेस्ट टीचर्स का बेस्ट कोर्सेज आपको प्रोवाइड की जा रही है उनको सब्सक्राइब करिए। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।